बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग हिंदी में व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। संज्ञा किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसका उदाहरण क्या है, उसके कौन कौन से भेद होते हैं और भेदों की परिभाषा और उसका उदाहरण। तो शुरू करते हैं हम लोग संज्ञा। तो संज्ञा जो है, जैसे कि रामायण धार्मिक ग्रंथ है। यहाँ पर एक वाक्य है, रामायण धार्मिक ग्रंथ है। सीता और गीता चिड़ियाघर जा रही हैं और संतरे में खटास है। ऊपर के वाक्यों में सीता और गीता प्राणी का नाम है, रामायण संतरा वस्तु का नाम है, चिड़ियाघर घर जो है वो स्थान का नाम है और खटास एक गुण का नाम है। इस प्रकार के नामों को संज्ञा कहते हैं। तो किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा के भेद, संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। पहले हम लोग इन तीनों प्रकार की संज्ञाओं को समझेंगे, उसके बाद फिर संज्ञा की परिभाषा और उसके भेदों का नाम और उसके भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित लिखा जाएगा। तो संज्ञा के 3 भेदों के अंतर्गत जो है, पहला इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके अंतर्गत जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, और दूसरा जो है इसमें जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और तीसरा जो है इसमें जो है वो है भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर जो है व्यक्तिवाचक और ये दूसरा जातिवाचक और ये तीसरा भाववाचक, ये संज्ञाओं के भेद है। संज्ञा उसके भेद। तो सबसे पहले जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम लोग देखेंगे। जैसे कि जिस शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान या पदार्थ के बारे में बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सोनू ने हैदराबाद में 4 मीनार देखा। तो यहाँ पे हैदराबाद और 4 मीनार ये स्थान वाचक है। यहाँ पे स्थान का नाम बताया गया है, हैदराबाद। और मेरी माता जी गीता का पाठ करती हैं। तो यहाँ पर गीता जो है पुस्तक का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और यह लाल किला है, यहाँ पे लाल किला जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो इन वाक्यों में सोनू विशेष प्राणी, 4 मीनार, गीता विशेष वस्तु, हैदराबाद तथा लाल किला विशेष स्थानों के नाम हैं। अतः ये शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक संज्ञा जो है, जिस शब्द से किसी वर्ग, समूह, किसी वर्ग या जाति के सभी पदार्थों का, वस्तुओं या प्राणियों का, पदार्थ, वस्तु या प्राणी, पदार्थों, वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि शेर जंगल में घूम रहा है। तो यहाँ पे एक शेर लिखा है। शेर एक जाति है जिसमें कि सभी शेर आते हैं। और बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चे जो है, क्रिकेट, बच्चे, ये सब ऐसे शब्द हैं जो प्राणी, वस्तु और स्थान के सामान्य जाति का बोध कराते हैं। जैसे पुस्तक, तो पुस्तक में तो सारी पुस्तक जाति आ जाती है। और जब हम किसी एक का नाम लेते हैं, जैसे रामायण, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है, क्योंकि एक विशेष पुस्तक का नाम है। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण, दशा, भाव या स्थिति का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण, दशा, भाव या स्थिति। तो जैसे दीदी बचपन में बहुत शरारती थी। शरारती यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है। इसका कोई रूप आकार नहीं होता है, इसे जो है एक नाम दे दिया गया है बचपन की अवस्था को। या बचपन जो है वो बच्चे के जो बहुत छोटे होते हैं उसे बचपन नाम दिया गया है। दादी जी बुढ़ापे से परेशान हैं, तो बुढ़ापा जो है वो दशा है।
और खेतों में हरियाली देख किसान खुश हो रहा है। तो यहाँ पे हरियाली जो है वो यहाँ पे हरियाली आदि गुण या विशेषता भाव दशा के नाम है, इसलिए ये भाववाचक संज्ञा है। तो संज्ञा के दो भेद और भी हैं जो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन इसे हम लोग केवल समझेंगे समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, भीड़, परिवार, टुकड़ी, दल आदि। तो ये सब हमेशा समूह में होते हैं, इसलिए इसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। सेना, दल, भीड़, परिवार, टुकड़ी। और गणतंत्र दिवस की परेड में सेना ने खूब करतब दिखाए, तो सेना जो है वो समूहवाचक होती है। नवरात्रों के दिनों में मंदिरों में सुबह से भीड़ उमड़ पड़ती है, भीड़ जो है वो समूहवाचक है। और ये सब बजरंग दल के लोग हैं, तो यहाँ पर दल जो है वो समूहवाचक जो है समुदायवाचक संज्ञा है। और अब है यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द के किसी पदार्थ का बोध हो तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा आदि। तो ये सब जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। मम्मी के कंगन सोने के हैं, मेरे पास लोहे की अलमारी है, तांबे के लोटे में पानी पीना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण दिया गया है। अब जो संज्ञा में ध्यान देने वाली बात है, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जब बहुवचन के रूप में किया जाता है तब वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे प्रत्येक मनुष्य को बुराई से बचना चाहिए, तो ये भाववाचक संज्ञा है। क्योंकि भाववाचक संज्ञा का प्रयोग जब बहुवचन के रूप में किया जाता है तब वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। और उसमें कितनी बुराइयां हैं मैं बता नहीं सकता। तो यहाँ पे बुराइयां हैं ये बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है, क्योंकि बुराई भाववाचक संज्ञा है, लेकिन जब ये बहुवचन में प्रयोग होती है तो जातिवाचक बन जाती है। तो बुराइयां हैं ये जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार से बनती है: जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, सर्वनाम से, क्रिया से। तो जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञाएं जैसे बच्चा से बचपन, लड़का से लड़कपन, मूर्ख से मूर्खता और शत्रु से शत्रुता। और जातिवाचक में दास दासता, पुरुष पुरुषत्व, दानव दानवता, स्त्री स्त्रीत्व, सज्जन सज्जनता, हिंदू हिंदुत्व, मित्र मित्रता, नारी नारीत्व। तो मित्र, सज्जन, दानव, दास ये सब जातिवाचक हैं। और सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, जैसे अपना अपनापन, पराया परायापन, आप आपा, सर्व सर्वस्व, निज निजत्व, स्व स्वत्व। और विशेषण से भाववाचक संज्ञा जैसे कि मोटा से मोटापा, ऊंचा से ऊंचाई, युवा से यौवन, बुरा से बुराई, सफ़ेद से सफ़ेदी और सफल से सफलता, सरल से सरलता। और खट्टा खटास, स्वस्थ स्वास्थ्य, गरम गर्मी, ये सब विशेषण से बन रहे हैं। कठिन से कठिनाई, हरा से हरियाली, कायर से कायरता, लघु से लघुता। क्रिया से भाववाचक संज्ञा जैसे खेलना से खेल, चढ़ना से चढ़ाई, लड़ना से लड़ाई, उतरना से उतराई, पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखाई या लिखावट, बचना से बचाव, थकना से थकावट, चलना से चाल और हारना से हार, जीतना से जीत और मुस्कुराना से मुस्कुराहट। तो ये सब जो है ये संज्ञा बनाई गई है भाववाचक क्रिया से भाववाचक संज्ञा, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह से यहाँ पर संज्ञा के बारे में बताया गया है। तो अब हम लोग यहाँ पर संज्ञा की परिभाषा और उसके कितने भेद होते हैं उनकी परिभाषा और उदाहरण लिखेंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग। संज्ञा किसे कहते हैं?
तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालेंगे संज्ञा और यहाँ पे लिखेंगे संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा सभी बच्चे इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे, हिंदी की कॉपी में व्याकरण हेडिंग डालकर। तो यहाँ पर संज्ञा की परिभाषा है, तो किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम को भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सबसे पहले ये शीर्षक डालना है नए पेज पर, ऊपर व्याकरण लिखकर और संज्ञा हेडिंग डालकर संज्ञा की परिभाषा यानी कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो यहाँ पर भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखी गई। तो इसमें है जैसे कि सीता, पुस्तक, रामायण, पुस्तक आदि। और अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे संज्ञा के भेद। यहाँ हेडिंग डालेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद के अंतर्गत यहाँ पर लिखेंगे संज्ञा के 3 भेद हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं। इसमें सबसे पहला हम लोग लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो इस तरह से यहाँ पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं ये लिखेंगे। तो यहाँ पर पहला हेडिंग डालेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान, विशेष प्राणी, वस्तु, स्थान या पदार्थ का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हैदराबाद, लाल किला,
गीता आदि। और अब हम लोग यहाँ पर दूसरा हेडिंग डालेंगे जिसके अंतर्गत हम लोग लिखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो अब हम लोग आगे इसमें जातिवाचक संज्ञा लिखेंगे। ये सभी बच्चे अपनी कॉपी में इसे पूरा करेंगे और अब यहाँ पर हम लोग जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखेंगे। दूसरा हेडिंग डालेंगे जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी वर्ग या जाति के सभी पदार्थों वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग उदाहरण देंगे, जैसे कि बच्चे पुस्तक जंगल आदि। तो यहाँ पर हम लोगों ने जातिवाचक संज्ञा का परिभाषा देखा किसे कहते हैं और उसके उदाहरण। तो समूह में जो चीज़ होते हैं किसी वर्ग या जाति के सभी पदार्थों वस्तुओं या प्राणियों का जो बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो तीसरा यहाँ पर हेडिंग डालेंगे भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी व्यक्ति स्थान या वस्तु के गुण दशा भाव या स्थिति का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे भाववाचक संज्ञा
कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, खटास आदि। खटास, मिठास, ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने भाववाचक संज्ञा तक लिखा, संज्ञा के तीनों भेदों के बारे में और उसके उदाहरण को देखा। तो भाववाचक संज्ञा जो है वो जातिवाचक संज्ञा से और क्रिया से, विशेषण से और सर्वनाम से बनाई जाती है। तो यहाँ पर जो है सर्वनाम से, जैसे कि अपना, पराया, सर्व, निज, स्व, इन सब से जो है भाववाचक संज्ञा भी बनती है। तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिंग पढ़ेंगे, लिंग जानेंगे, लिंग क्या होता है। तो संज्ञा के बाद हम लोग ये सभी बच्चे ऐसे पूरा लिखेंगे, परिभाषा और उदाहरण। और अब हम लोग शुरू करते हैं लिंग। हिंदी में जो है वो 2 लिंग होते हैं, हम लोग उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर हेडिंग डालते हैं लिंग। लिंग के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कि लिंग किसे कहते हैं। और इसमें जो है जैसा कि लड़का पढ़ रहा है, शेर सो रहा है, माली फूल तोड़ रहा है, लड़की पढ़ रही है, शेरनी सो रही है, मालिन माला बना रही है, इन सब को देखने से, इन सभी वाक्यों को देखकर ये स्पष्ट होता है कि ये 3 जो कि लड़का, शेर, माली, ये जो है पुरुष जाति का बोध करा रहा है, और लड़की, शेरनी और मालिन जो है वो स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। तो शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। तो ऐसे शब्द जिससे कि ये पता चले कि वो स्त्री जाति का है कि पुरुष जाति का है, तो इससे उसी को लिंग कहा जाता है। और लिंग के जो है 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जब पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द होते हैं तो उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिससे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो यहाँ पर जो है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे, और इसके 2 भेद होते हैं तो उसके भेदों के बारे में लिखेंगे। तो लिंग जो है किसे कहते हैं, सबसे पहले लिंग की परिभाषा। परिभाषा, उदाहरण दोनों हम लोग एक साथ लिखेंगे। शब्द के जिस रूप से, शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का, अथवा स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। उसे लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, शेर, लड़की, लड़की आदि।
अब यहाँ पर लिंग के भेद। अब यहाँ पर हम लोग लिंग के भेद लिखेंगे कि लिंग के कितने भेद होते हैं। तो लिंग के भेद में हम लोग पहले लिखेंगे कि लिंग के 2 भेद होते हैं। लिंग के 2 भेद होते हैं। पहला पुल्लिंग, यहाँ पर पहला हम लोग लिखेंगे पुल्लिंग, और दूसरा लिखेंगे स्त्रीलिंग। अब हम लोग यहाँ पर हेडिंग डालेंगे। पहला पुल्लिंग, तो यहाँ पर पुल्लिंग के बारे में लिखेंगे पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग कहते हैं। जैसे पिता, लड़का, भाई आदि। और अब यहाँ पर हम लोग दूसरा लिखेंगे, दूसरा हेडिंग डालेंगे स्त्रीलिंग। तो स्त्रीलिंग यानी कि स्त्री जाति का बोध कराने वाले, स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मोरनी, घोड़ी, लड़की आदि। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिंग के बारे में जाना कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं और भेदों की परिभाषा क्या है। तो इन सब के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर जाना। सभी बच्चे इसे अपनी हिंदी की कॉपी में व्याकरण जहाँ पर वो लोग संज्ञा की परिभाषा और उसके भेदों की परिभाषा लिखें, उसके आगे पेज पर लिंग हेडिंग डालकर लिंग के बारे में लिखना है। तो आज हम लोग इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और यहाँ पर हम लोग लिंग के अंतर्गत कुछ और शब्दों के बारे में जानेंगे। जैसे कि पुल्लिंग जो है, पेड़ों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे पीपल, अशोक, बड़, जामुन आदि। धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, पीतल, तांबा आदि पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे गेहूँ, चावल, चना, बाजरा आदि। और पहाड़ों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, हिमालय, विंध्याचल, कैलाश आदि। और महीनों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़ आदि। और ग्रहों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, राहु, केतु, मंगल, शनि आदि। और रत्नों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं, जैसे हीरा, पन्ना, पुखराज, नीलम आदि। और दिनों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो दिन जो है जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार। तो
और इसके अलावा शरीर के अवयवों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। अवयव कहते हैं शरीर के अंगों को, तो जैसे दांत, कान, पैर, मस्तक, सिर, हाथ आदि ये सब पुल्लिंग होते हैं। और समुद्र तथा देशों के नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो इसमें जो है जैसे कि अरब सागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, देश जैसे भारत, चीन, जापान इत्यादि ये सब पुल्लिंग हैं। और जिन शब्दों के अंत में अ, आ, आव, पा, न, आर, आय, आस आदि प्रत्यय लगे हों वे प्रायः पुल्लिंग होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने संज्ञा और उसके भेद और लिंग के बारे में जाना। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।